नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था 1977 के लोकसभा चुनावों का, जनता पार्टी की सरकार बनने का, और वो दौर जब चौधरी चरण सिंह ने 9 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें एक तरीके से गिराने का फैसला किया और उन 9 प्रदेशों में फिर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम जिक्र करेंगे कि कैसे चौधरी चांदराम मुख्यमंत्री बनने से उनका एक फ़ैसला जो था, उन्होंने हरियाणा प्रदेश को पहला दलित मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया, और कैसे चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के एक और लाल हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में और देश की राजनीति में वो प्रभावित करते रहे। दोस्तों, निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल ऐसे बड़े नेता थे, ऐसे किसान नेता थे जिनके उदाहरण भारत की राजनीति में मिलना मुश्किल हैं। लेकिन संघर्ष का दौर हर एक राजनेता का होता है और चरम उत्कर्ष भी एक राजनेता का होता है। 1977 का जो दौर था वो चौधरी चरण सिंह का दौर था, और चौधरी चरण सिंह एक वटवृक्ष की तरह हरियाणा की राजनीति में, भारत की राजनीति में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़ा नाम था। जनता पार्टी उनकी मुट्ठी में थी और वो जो जिसे चाहें उसको मुख्यमंत्री बना सकते थे। 1977 के लोकसभा चुनावों के बाद मोरारजी देसाई भले ही देश के प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन जो असली जो ताकत थी, असली जो सत्ता की चाबी थी, वो चौधरी चरण सिंह के पास थी। यह जनसंघ जिसको आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसके सर्वेसर्वा थे, उन दोनों के हाथों में थी, क्योंकि दोनों की 80-80 के करीब बराबर सीटें थी। तो सत्ता की चाबी चौधरी चरण सिंह के हाथ में थी और जनसंघ के हाथ में थी, और उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा था वो एक तरीके से चौधरी चरण सिंह वहाँ पे एक छत्र नेता थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 1977 के विधानसभा चुनाव के बाद चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन चौधरी चरण सिंह का मन किसको मुख्यमंत्री बनाने का था। चुनाव आयोग ने 12 जून 1977 को हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। इसी के साथ ही सारों जो राजनेता हैं उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में लंगर डाल दिए और चुनाव लड़ने की तैयारियां करने लगे। लेकिन ये दौर जनता पार्टी का दौर था, चौधरी चरण सिंह का दौर था, इसलिए कांग्रेस बड़ी ही मायूसी की स्थिति में थी, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा में उस समय कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, वो भिवानी से चंद्रावती जी के हाथों हार कर बड़ा ही अपमानित महसूस कर रहे थे। उनके हौसले बहुत डाउन उस समय चल रहे थे। तो ये दौर चौधरी देवीलाल का था, चौधरी चांदराम का था। अब चौधरी चांदराम उस समय केंद्र सरकार में जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उसमें जहाजरानी मंत्री थे और उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था। लेकिन उस समय चौधरी चरण सिंह के सामने 2 ही विकल्प थे मुख्यमंत्री बनाने के। वो विकल्प थे चौधरी चांदराम जी के रूप में और चौधरी देवीलाल जी के रूप में। चौधरी चरण सिंह का ज़्यादा मन चौधरी चांदराम जी के पक्ष में था। चौधरी चांदराम जी को उस समय वो भारतीय लोकदल के जो हरियाणा इकाई है उसका भी संचालन उन्हीं के हाथों में था, लेकिन वो मुख्यमंत्री फिर भी नहीं बन सके। आज हम इस वीडियो में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ा उससे पहले चुनाव परिणामों पर एक बार नज़र डालते हैं। जो 1977 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे, उस समय हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हो चुकी थी, और उस 90 विधानसभा सीटों में जो जनता पार्टी थी उसके जो प्रत्याशी थे वो अधिकतर सीटों पर चुनाव जीतकर आए। और कुल इस चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवारों में, जिसमें आर्य सभा का विलय भी हो चुका था, बाकी पार्टियां भी उसमें थी, जनसंघ भी उसमें आ चुकी थी, तो ये सारे कुल मिलाकर 75 सीटें उस समय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीती। दक्षिण हरियाणा के बहुत बड़े नेता राव वीरेंद्र सिंह जी की विशाल हरियाणा पार्टी को भी इस चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली। केवल 4 सीटें वो इस चुनाव में जीत पाए, और एक तरीके से राजनीतिक जो बढ़त उनको हरियाणा में हासिल करनी थी उसके लिए प्रयास जो कर रहे थे उनको बड़ा झटका लगा, और 4 सीटों पर 1977 में विशाल हरियाणा पार्टी सिमट कर रह गई। और इस चुनाव में जो सबसे बुरा हश्र जिसका हुआ वो कांग्रेस का था। 1972 में एक प्रचंड बहुमत के साथ एक स्थायी सरकार बनाने वाली कांग्रेस इस चुनाव में मात्र 3 सीटों पर आकर सिमट गई। और इस जो चुनाव था, इस चुनाव में जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे सुरेंद्र सिंह, उन्होंने तो शाम से वो विधायक बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो विधायक नहीं बन पाए थे। उन्होंने हवा का रूप भांप लिया था और उनको पता था कि अगर वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं
तो उनका जीतना नामुमकिन है, क्योंकि वो चौधरी बंसीलाल उससे पहले इसका हसर देख चुके थे, इस लहर का। तो सुरेंद्र सिंह ने 1977 का जो विधानसभा चुनाव था तोसाम से, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और जीतकर वो विधानसभा में पहुंचे। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उस समय कांग्रेस ने 3 सीटें कौन कौन सी जीती, तो ये भी एक बड़ी रोचक बात है। नरवाना से शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और वो जीतने में सफल रहे। उचाना से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और वो जीतने में सफल रहे। और तीसरी सीट छछरौली से कांग्रेस पार्टी को मिली। छछरौली जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कन्हैया लाल पोसवाल नाम के एक दिग्गज नेता होते थे, वो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे और ये 3 सीटें ही कांग्रेस उस समय इस चुनाव में जीत पाई। 8 जो सीटें थी वो निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीती। और इस चुनाव के बाद जो 7 निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने भी जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दे दिया। तो एक तरीके से जो हरियाणा विधानसभा थी, उसमें विपक्ष के जो लोग थे वो 4 विशाल हरियाणा पार्टी के, 3 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय चौधरी सुरेंद्र सिंह थे। तो ये कोई संख्या, कोई विपक्ष के नाते कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं है। तो उस समय का ये हाल था। अब बात आती है मुख्यमंत्री बनने की, कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। उस समय चौधरी चरण सिंह के सबसे जो नज़दीकी आदमी थे वो चौधरी चांदराम थे, जो एक दलित नेता थे। और चौधरी चांदराम ने इस चुनाव में उनके समर्थित बहुत सारे विधायक चुनकर आए थे। चौधरी देवीलाल के भी बहुत सारे विधायक चुनकर आए थे। तो 2 बड़े जो नेता थे जनता पार्टी के उस समय, चौधरी चांदराम और चौधरी देवीलाल थे। चौधरी चरण सिंह जो अलग अलग कारणों से, हो सकता है उनके दिमाग में चौधरी देवीलाल के रूप में हरियाणा में एक नया अपना प्रतिद्वंदी या भविष्य में जिनसे उनको खतरा हो सके, उसको नहीं चुनना चाह सकते हों वो, या फिर हो सकता है कि हरियाणा को वो एक दलित मुख्यमंत्री देना चाहते हों, क्योंकि वो जाति पाति के बंधनों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, या जातिगत व्यवस्था को हमेशा तोड़ने की उनकी कोशिश रहती हो। तो उन्होंने चौधरी चांदराम को अपने पास बुलाया और चौधरी चांदराम को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के लिए उनसे अपनी बात रखी। लेकिन चौधरी चांदराम ने बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को इनकार किया और कहा कि वो केंद्र में झाझरानी मंत्रालय उनके पास है और वो अपने मंत्रालय के कामकाज से संतुष्ट हैं, उनका हरियाणा में आने का कोई इरादा नहीं है। इस तरह उन्होंने चौधरी चरण सिंह को टाला। तो चौधरी चरण सिंह को इनकार करने के बाद चौधरी देवीलाल के रूप में और इससे बड़ा कोई नेता उनके पास नहीं था, तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चौधरी देवीलाल के रूप में हुआ। उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया और हरियाणा प्रदेश में पहली बार जो दूसरे लाल हैं चौधरी देवीलाल, हरियाणा प्रदेश की सत्ता उन्होंने संभाली। और वो दिन जो था वो था 21 जून 1977, जब चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1977 में जो चौधरी देवीलाल हैं, उनका जो मंत्रिमंडल था वो केवल 10 सदस्यों का था और एक सीमित संख्या जो रखकर उन्होंने राजनीति में अपना एक अलग उदाहरण दिया। हालांकि वो बाद में वो उस नियम पर कायम नहीं रह सके, लेकिन केवल 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल तब स्थापित हुआ था। अब उनकी सरकार कैसे चली ये हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, और एक वीडियो मैं इस पर भी ज़रूर बनाऊंगा कि चौधरी चांदराम के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, उनकी राजनीति के बारे में। तो कुछ लोगों की फरमाइश भी है कि चौधरी चांदराम के बारे में ज़्यादा बताया जाए, तो एक वीडियो अगले वीडियो आएंगे उसमें से एक वीडियो उन पर भी बनेगा। लेकिन फ़िलहाल हम 1977 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके जो परिणाम थे और चौधरी देवीलाल का मुख्यमंत्री बनना था, उस पर आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। इसके साथ ही थोड़ा सा जो जानकारी है, हम उस दौर में जो चौधरी चरण सिंह ने 9 जो राज्य थे जिनमें कांग्रेस की सरकारें थी, जिनमें हरियाणा भी शामिल था, उन 9 राज्यों से कांग्रेस की सरकारों को हटवाकर गैर कांग्रेसी सरकारें जो बनवाई थी, उसमें जो मुख्यमंत्री बने थे उस पर उसकी एक जानकारी थोड़ी सी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जो पूरी जनता पार्टी के घटक दल थे, उन्होंने वाम मोर्चा को फ्री हैंड दे दिया था, क्योंकि वो बाहर से जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे और वाम मोर्चा ने वो चुनाव जीता और ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और गैर कांग्रेसी सरकार वहाँ पे स्थापित हुई। जो पंजाब है, पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी और प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे और वो जनता पार्टी की सरकार का भी हिस्सा थे। हरियाणा में हम जिक्र कर ही चुके हैं कि चौधरी देवीलाल ने सत्ता संभाली। बिहार में एक बहुत ही गरीब घर में जन्मे और सेन समाज से संबंधित
कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो उस दौर की एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के इतने बड़े नेता थे जिनकी तुलना आज के दौर में भी किसी से नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली और बिहार की जो जातिगत व्यवस्था है उसमें उनका जो मुख्यमंत्री बनना है वो अपने आप में एक केस स्टडी का विषय है। और उड़ीसा में नीलमंत्री रावे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार जी आ गए। मध्य प्रदेश में भैरव सिंह शेखावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी जी आ गए। और इसके कुछ दिन बाद दिल्ली में चुनाव हुए तो केदारनाथ साहनी के रूप में दिल्ली को मुख्यमंत्री मिला। लेकिन ये जो पूरे मुख्यमंत्री बनाने का जो सिलसिला था इसमें दो ही लोगों की चल रही थी। वो दो ही पार्टियां, एक चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल और दूसरी जनसंघ, जिसको आडवाणी जी और वाजपेयी जी जिसको लीड कर रहे थे। इन दोनों ने 4-4 जगह पे अपने मुख्यमंत्री बनाए थे। और मोरारजी देसाई वाली जो पार्टी थी वो मुंह ताकती रह गई क्योंकि चौधरी चरण सिंह धड़ाधड़ अपने मुख्यमंत्री बना रहे थे। और यही कारण था कि जनता पार्टी जो बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर सत्ता में आई थी उसमें फूट पड़ गई, क्योंकि इस वाक़ये के बाद, इस तरह के समीकरण बनने के बाद मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को कमज़ोर करने की कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी और जिसका जनता पार्टी के पतन के रूप में परिणाम सामने आया। वो भी भारत की राजनीति के एक अलग एक दौर था। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखते रहिए 3 बजे का ये हमारा राजनीतिक वीडियो का एपिसोड। और आपके पास भी उस दौर की कोई रोचक रोमांचक जानकारी हो जिसको आप साझा कर सकते हैं तो ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार।